खेल के मैदान से के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं हुमायूं और इतवार मिलते हैं MSHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। आज भी मिल रहे हैं और आज के शुमारे में क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, फुटबॉल है, कई एक बातें करने को हैं। और लॉर्ड्स में और पहले दिन 17 विकेट और उसके बाद दूसरे दिन सिर्फ 7 विकेट गिरे। चीजें चेंज होने लगी सडनली मैच में। और जिन लोगों ने कहा था कि आपने अहमदाबाद के विकेट को क्रिटिसाइज किया सबने, लॉर्ड्स में क्या हो रहा है, इतने विकेट गिर रहे हैं एक दिन में, सही बात है। मगर लॉर्ड्स में केन विलियमसन ने 7 या 5 विकेट नहीं लिए, जैसे 6 विकेट रूट्स ने 9 या 10 रन के लिए थे। और ना तो बॉल जमीनी आ रही है, ना न्यूट्रल टपक आ रही है, ना बाउंस बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ी सी मूवमेंट है। प्लेयर टोटली आउट ऑफ शॉर्ट एंड प्रैक्टिस नजर आते हैं बैट्समैन इस पीरियड में, और वो स्विंग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाद में आपने देखा होगा मिचेल और ब्लंडल ने तो हैंडल कर ली और पोजीशन ऑफ सेफ्टी पे ले गए वो ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड को। तो विकेट में इतना वेनम नहीं था जितना प्लेयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई प्लेयर्स की, और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं थी, लेकिन बॉलिंग थोड़ी सही थी। और इसमें नए प्लेयर आए हैं, पॉट्स फास्ट बॉलर हैं इंग्लैंड के, उन्हें नुमाया कारकर्दगी दिखाई, बेहतरीन बॉलिंग की है। लेकिन कितने मैच और खेलते हैं और कितनों में अच्छा खेलेंगे, कितनी देर उनको टीम में रखेंगे, नहीं पता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में 10-12 फास्ट बॉलर तो आए और चले गए। रॉबिन्सन फिट नहीं है, नहीं तो नंबर 1 बॉलर वही है आजकल उनके, और साकिब महमूद नहीं खेल रहे हैं, और कंकशन सब पहली बार लाना पड़ा, वो भी फील्डिंग करते हुए इंग्लैंड को। और लीच बाहर हो गए मैच से। जो लेग स्पिनर उनके बदले आए पार्किंसन, उनको ज्यादा बॉलिंग नहीं दी और कोई मुझे लगा नहीं कि कोई इंपैक्ट है उनकी बॉलिंग का। केन विलियमसन नहीं चले टोटली, वो IPL का फॉर्म लेके वहां भी गए हैं, ओपनर्स में नहीं चले, लेकिन न्यूजीलैंड की डेप्थ ने काफी मदद की उनकी। और इंग्लैंड की बैटिंग हमें बताया बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, रूट डिपेंडेंट है और थोड़ी स्ट्रोक्स पे डिपेंडेंट है, वो दिख रहा है साफ। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एक टर्न अराउंड हुआ, पहले न्यूजीलैंड का कोलैप्स हुआ, फिर इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ, और पहले 24 विकेट जो इस मैच में गिरे हैं तो उसमें हाईएस्ट स्कोर थे क्रॉली के 43 और ग्रैंडहोम के 42 रन। उसके बाद ब्लंडल के 96 और सेंचुरी मिचेल की आती है। बड़ी अच्छी तरह से न्यूजीलैंड आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद जो मिचेल को आउट किया ब्रॉड ने, नेक्स्ट बॉल पे ग्रैंडहोम रन आउट हो गए और अगली बॉल पे उन्हें जेमिसन को बोल्ड कर दिया और यकायक ट्विस्ट आ गया मैच। 251 पे 4 से 285 पे टीम सारी ऑल आउट हो गई। ब्रॉड ने इंपॉर्टेंट विकेट लिए, पहली इनिंग में एंडरसन ने विकेट लिए, लेकिन दोनों इनिंग में किसने विकेट लिए? मैटी पॉट्स ने। और मैच में 7 विकेट 68 रन देके अपनी डेब्यू पे, रिमार्केबल बिगनिंग फॉर अ यंग मैन। जब रन चेज शुरू हुआ 277 रन का, तो इंग्लैंड की टीम की बैटिंग हमें पता है कितनी फ्रेजाइल है। विकेट गिरते रहे और बेयरस्टो ने आके मारने की कोशिश की, लेकिन उसी में वो भी सिमट गए। और कमाल की बात यह है कि लीस ने कुछ ड्राइव्स अच्छी की, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कभी वो मिडल स्टंप पे गाड़ लेते थे, ऑफ की तरफ खड़ा रहते थे, कभी वो लेग की तरफ खड़े रहते थे, और इसी चक्कर में उनने एक सीधी बॉल छोड़ दी जेमिसन की। ये ख्याल नहीं रहा उनको कि मैं कहां खड़ा हूं। ये T20 में चलता है, टेस्ट में ये मामला नहीं चलते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। और फिर स्टोक्स बोल्ड हो गए 1 रन पे ग्रैंडहोम की बॉल पे, मगर बाद में नो बॉल साबित हुई, और ये बहुत भारी पड़ा न्यूजीलैंड के लिए। 54 रन स्टोक्स ने बनाए और रूट ने बेमिसाल इनिंग खेली। रूट नुमाया और वाहिद बैट्समैन हैं जो लगते हैं इंग्लैंड की टीम में कि वो टीम को कैरी करेंगे, और उन्हें कैरी किया टू विक्ट्री, अनबिलीवेबल विक्ट्री। एक हिसाब में लो स्कोरिंग मैच है, कोई बैट्समैन नहीं चल रहा है इंग्लैंड का, 150 है, लेकिन उसके बाद रूट ऐसी इनिंग खेलते हैं और सारे टाइम कंफर्टेबल नजर आते हैं। तो न्यूजीलैंड से चूक कहां हुई? नो बॉल के बगैर एजाज पटेल को बॉलिंग नहीं देना। 2 ओवर में उनको अगर 22 रन पड़ गए थे, उस वक्त मारने की कोशिश कर रहे थे बैट्समैन, लेकिन उनको बॉलिंग करने लाना था, और तब लाना था जब 150 से ज्यादा का स्कोर भी बाकी था, और जब कुछ करते वो अच्छे बॉलर हैं। मिचेल को बिल्कुल बॉलिंग नहीं देना। लगातार तीसरे दिन बॉलिंग करवाते रहना सऊदी से, और उनको स्टॉक बॉलर के बदले इस्तेमाल करना, स्ट्राइक के बदले। बहुत बड़ी चूक हुई केन विलियमसन से। ना वो बैट्समैन आउट कर पाए एक
मौके पे ना विकेट ले पाए। स्टोक्स से वक्त भी एजाज पटेल को थोड़ा कंटिन्यू करते, वो रिस्क ले रहे थे, विकेट मिल जाती, ऐसा नहीं हुआ। और साउदी द ओल्ड वॉर हॉर्स इज बोलिंग लाइक एनीथिंग, और बोल्ट उनका साथ दे रहे हैं। इस मैच में 4 फास्ट बॉलर, 2 इंग्लैंड के, 2 न्यूजीलैंड के ऐसे हैं कि जिनने मिलकर तकरीबन 2000 टेस्ट विकेट लिए हैं। तो एक यूनिक सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं। तो ये बात क्रिकेट की थी, लेकिन अहम खबर आई फुटबॉल की, वो भी इंग्लैंड से आई, जहां एक मैच खेला गया, यूरोपियन चैंपियंस वर्सेस साउथ अमेरिकन चैंपियंस। 2 डोमिनेंट फोर्स हैं आलमी फुटबॉल में। इटली यूरोपियन चैंपियन, कोपा अमेरिका चैंपियन अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ने 3-0 से इटली को हरा दिया। और बेहतरीन गोल कीपिंग अगर इटली के गोलकीपर न करते तो ये 7-0 होता स्कोर, क्योंकि टोटल डोमिनेशन रही अर्जेंटीना की, और मेसी ने अपना मैजिक जगाया। लोग कहेंगे गोल नहीं किए, लेकिन गोल बनाए किसने। और एक अनसंग हीरो जो हर बड़े ओकेजन पे अगर फिट हो डिलीवर करते हैं, एंगल डी मारिया, बेहतरीन गोल किया और बेहतरीन खेल खेला उन्होंने। मार्टिनेज ने एक गोल किया, लेकिन सबसे नुमाया बात जो इस वक्त दिख रही है हमको इस टीम में, जो लगातार मैच जीत रही है, 30 से ज्यादा मैच जीत चुकी है अर्जेंटीना की टीम, इनका डिफेंस पहली बार बहुत पुख्ता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये मरते वहीं थे, एक गोल कीपिंग और एक डिफेंस से। और द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर गोइंग टू कतर 2022 इज अर्जेंटीना, ये लग रहा है साफ। इटली की एजिंग टीम थी, अब उनने जो टीम अनाउंस की है यूरोपियन नेशन कप के लिए, उसमें इस टीम में से 5 खिलाड़ी नहीं होंगे, यंग प्लेयर किए हैं। और केलिनी रिटायर हो गए, एन अमेजिंग प्लेयर केलिनी, जो रिटायरमेंट से जिनको मैंचिनी ने वापस लाया था 2020 यूरो कप के लिए, और जो उनने जीता केलिनी ने 117 मरतबा इटली के लिए खेला है, और वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय इटली, माल्डीनी और बरेजी के साथ के माने जाते हैं। केलिनी ने 9 मरतबा इटालियन लीग लगातार जीती यूवेंटस के लिए, उसके अलावा 5 कोपा इटालिया और 5 सुपर कप इटालिया भी जीते हैं उनने। और अपने एग्रेसिव प्ले और मार्किंग में जो बड़े माहिर माने जाते हैं, उस एटीट्यूड के लिए उनको याद रखा जाएगा। और ओलंपिक्स में पहली मरतबा 2004 में इटली की उन्हें नुमाइंदगी की थी, तब ब्रॉन्ज मेडल उन्हें जीता था। तो एक अजीम खिलाड़ी फुटबॉल का रिटायर हो गया इंटरनेशनल फुटबॉल से इस मैच के साथ। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, और उसके बाद बात हॉकी की भी होगी और टेनिस की भी होगी। मोहम्मद शाबान लोन है, ये कहते हैं जनाब फैब 4 और बाबर आजम के बारे में बताएं। देखिए, ये बताने का चक्कर मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, मैं पहले कह चुका हूँ। फैब 4 वगैरह कुछ नहीं है, लोगों ने खड़ा कर दिया तो हो गया। ये फैब 4 5x5 ये अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, साउंड भी करता है, बिकता भी है। अब देखिए, जो वो फैब 4 सो कॉल्ड थे, उसमें से कोहली और केन विलियमसन तो कुछ नहीं कर रहे टोटली, स्मिथ सो पे चल रहे हैं, रूट चल रहे हैं, तो एक ही बच गया ना बैटिंग में। और बॉलिंग के फैब 4 क्यों नहीं होते कभी, बैटिंग के क्यों होते हैं। और बाबर आजम नंबर 1 खिलाड़ी है इस वक्त ऑल फॉर्मेट्स में, तो उनके बारे में कुछ कहें ना कहें डजंट मैटर, ही इज द बेस्ट। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं, हार्दिक पांड्या ने के बेस्ट ऑलराउंडर हैं प्रेजेंट टीम के, क्या वो चॉइस है इंडिया की फ्यूचर कैप्टनशिप के? राहुल से बेहतर लगते हैं वो। डेफिनेटली राहुल से ऑर्गेनाइज नजर आए, जो राहुल की हमने कैप्टनशिप लखनऊ में देखी या जब इंडियन टीम की वो डिसरे में नजर आते हैं, ये सही है। और मगर ये बहुत जल्दी है टू रीच अ कंक्लूजन आफ्टर वाचिंग T20 मैचेस दैट ही इज द बेस्ट कैप्टन इन यंगस्टर्स और द नेक्स्ट जनरेशन, और द जनरेशन which is much younger than those who are captaining। लेकिन यकीनन उनके पास पोटेंशियल और तरीका अच्छा है कैप्टनशिप का। मुजफ्फर अहमद वानी कहते हैं यूसुफ जवाना या मोहम्मद यूसुफ के बारे में कोई खास बात करें, कभी एक पेश किया जाए सेगमेंट, करेंगे, ठीक बात है। इश्तियाक मंसूर हैं बीरबिया से, हार्दिक पांड्या अमेजिंग कैप्टन साबित हुए, आईपीएल में क्या फ्यूचर में T20 के लीडर हो सकते हैं? हो सकते हैं फ्यूचर में T20 के लीडर। और लोग अब कह रहे हैं कि क्या वो बॉलिंग कर पाएंगे? फाइनल में हमने देखा क्या बॉलिंग की, मैच उन्हीं ने बदला, उनकी बॉलिंग से बदल गया। वो बॉलर बहुत अच्छे हैं, और इंडिया जो इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलने आ रहा है उसमें ये आ गए हैं, तो इंडिया का टीम का बैलेंस बढ़ गया है। और आईपीएल फाइनल की बात करूंगा, पिछले हफ्ते फाइनल से पहले मैंने कहा था कि पहले मैचेस में, लास्ट मैचेस जो उससे पहले में स्कोर नहीं हो रहा है अहमदाबाद में, तो इसीलिए क्या स्कोर होगा या नहीं होगा विकेट बताएगा, मुश्किल काम है, और स्कोर नहीं किया राजस्थान रॉयल्स ने।
پہلی بات بیٹنگ کی، وہ بھی صحیح نہیں ثابت ہوئی، اور اس کے بعد بٹلر سبڈیوڈ نظر آئے. ویسے ہی کھیلتے ہیں جب باقی پھر ٹکے رہتے ہیں تو بٹلر پھر ایکسپلوڈس، مگر باقی ٹکے نہیں رہے. اور فل مارکس ٹو گجرات ٹائٹنس. اور عمران ملک کو دیا گیا نیا پلیئر کا انعام بیسٹ، اور اس کے ساتھ بٹلر تو لے ہی گئے، ہائیسٹ ایوارڈز بھی لے گئے. وہ سب سے زیادہ چھکے، سب سے زیادہ چوکے، سب سے زیادہ سینچریاں، سب سے زیادہ رن، اور چہل بیسٹ بالر یعنی ہائیسٹ وکٹ ٹیکنگ بالر رہے. حالانکہ فائنل میں اچھی بالنگ نہیں کر پائے، اس سے پہلے بھی پلے آف میں وہ اتنی اچھی بالنگ نہیں کر پائے تھے. تو آئی پی ایل ختم ہوا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک سوال ہے آگے آئی پی ایل کے حوالے سے، پہلے میں اس طرف جاؤں گا. راروف کہتے ہیں کہ پورا ساڑوں سے اس سال کا آئی پی ایل بالکل پھیکا پھیکا نظر آیا. میچز ایکسپیکٹیشن کے برابر نہیں تھے، ون سائیڈ افیئر تھے، ریٹنگ بہت ڈاؤن ہوئی. کیا ریزن ہے؟ دیکھیے میں نے کہا پہلے تھا آپ کو جب یہ چل رہا تھا 35% ویورشپ کم ہوئی ہے ٹیلی ویژن پہ آئی پی ایل کی. اب چاروں طرف یہ لیگز چل رہی ہیں نا، پورے سال ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. کچھ لوگ تو کہیں نہ کہیں کی لیگ دیکھتے ہی ہوں گے، پھر اوور ڈوز ہو جاتا ہے اس کا. اور جہاں آپ کا کہنا ہے کہ اس میں سٹار پرفارمنس میکسیمم فیل ہو گئے، جو کراؤڈ پولر ہے. نئے پرفارمر آئے لیکن بہت ہائی لیول اٹین نہیں کی آئی پی ایل نے. یہ آپ کا کہنا صحیح ہے، کیونکہ لینتھی شیڈول تھا. آپ لکھتے ہیں آگے بہت زیادہ میچز تھے، اور اب کیونکہ ہر ایک ملک کی لیگ ہے پورے سال چلتی ہے. صحیح بات ہے، یہ ایک میجر ریزن ان کو دکھتا ہے، آپ کو صحیح دکھتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ روی شاستری نے بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ سال میں 2 مرتبہ آئی پی ایل ہوگا، تو جنازہ نکلے گا باقی کرکٹ کا ڈومیسٹک سمیت. ویسے ہی رانجی کھیلتا نہیں ہے کوئی بڑا پلیئر، اس میں کمپٹیشن آپ کو ملتا نہیں ہے اس لیول کا پچھلے 10-15 سال سے. اب یہی حال ہے آپ کا باقی ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کا. اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا کیا ہوگا؟ انڈیا کی نہیں، باہر کی بھی، کیونکہ پیسے کے لیے باہر کے لوگ یہاں آئیں گے کھیلنے اپنے ملک کو چھوڑ کے. تو اس کا کیا ہوگا یہ بھی سوچنا ہوگا. اور یہ اثر ڈیفینیٹلی پڑے گا، مگر ایسا مجھے نہیں لگتا ٹوائس ایئر آئی پی ایل ول بی پلیڈ. ایک سال میں ایک مرتبہ بہت ہے، کیونکہ لمبا ٹورنامنٹ ہے، اس لیے ایک ہی بار ہوگا مجھے لگتا ہے. اب پچھلے ہفتے کے کوئز کی بات کرتے ہیں کہ یہ تصویر دکھائی تھی سادیو مانے فٹ بال لیگ کی طرف جا رہے ہیں. فٹ بال کہاں؟ اے بی سی ڈی، اور فٹ بال بی پہ. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بی پہ فٹ بال ہے. صحیح جواب 6 ہے. اشتیاق وانی چھٹی بانڈی بانڈی پورہ، مشتاق لون ترکمنگم شپین، فاروق عبداللہ بٹینگو اننت ناگ، شوکت علی اوان گنج پلوامہ، ملک سرفراز سونیم پٹن، اور اس کے ساتھ ہیں شبیر احمد رشی لت پورہ پلوامہ. جن نے صحیح جواب دیے. تھوڑی دیر میں آپ کو ونر کا نام بتائیں گے. اور اب ہم آگے بڑھیں گے ہاکی کی جانب. ساؤتھ کوریا نے 5ویں مرتبہ ایشیا کپ جیت لیا ہاکی کا. انہوں نے 2-1 سے فائنل میں ملیشیا کو ہرایا، اور بھارت کی ٹیم فائنل میں نہیں پہنچ سکی. 1-0 سے جاپان کو ہرا کے بھارت نے تیسری پوزیشن حاصل کی اس میں. اور رائز آف ساؤتھ کوریا ہوا ہے کسی طرح سے، کیونکہ ایشیا میں دھیرے دھیرے ساؤتھ کوریا، پاکستان، انڈیا اور ملیشیا تھے، کچھ فورس تھے. اس میں ساؤتھ کوریا بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن تھوڑا کم بیک ان نے کیا ہے. انڈیا نے تقریباً نئی ٹیم کھلائی تھی، اور مگر ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ فائنل میں نہیں پہنچیں گے، مگر نہیں پہنچ پائی ٹیم. ملیشیا پھر سے ایمرج ہو رہا ہے. ایک زمانے میں ملیشیا کی ٹیم خاصی مانی جاتی تھی اچھی، ایون ورلڈ کپ سیمی فائنلس کھیلے ہیں انہوں نے. لیکن وہاں سے رائز آف ارجنٹینا، بیلجیم، ہالینڈ، اسپین، جرمنی اور آسٹریلیا تھے ہی، ان کے رائز نے ایشین ٹیموں کو ختم کیا ہے. جہاں پہلی پوزیشن کوریا، دوسری ملیشیا، تیسری بھارت، چوتھی جاپان، 5ویں پوزیشن پاکستان کی گئی. ٹینس میں سیمی فائنل ہو گئے دونوں. مینز میں نڈال پھر سے 30ویں مرتبہ کسی گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچے، اور یہ ان کا 14واں فرینچ اوپن ہوگا ٹائٹل اگر وہ جیت جاتے ہیں فائنل میں روڈ کو ہرا کے. روڈ تھوڑے حساب سے ان ایکسپیکٹڈ ہیں فائنلسٹ. اب کیسپر روڈ ورسز نڈال ہے، ناروے کے ہیں روڈ. تو یہ ڈیوڈ ورسز گولیت لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نڈال اور کلے سامنے نیا کھلاڑی کمپیریٹیولی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. اب نڈال کے 2 کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل بہت ٹائرنگ ہوئے تھے. زیادہ کوارٹر فائنل ٹائرنگ ہوا تھا، سیمی فائنل میں ان کی قسمت تھی اس سینس میں، یہ نہیں کہ وہ ہار جاتے، کہ زیوریف زخمی ہو گئے. پہلا سیٹ زیوریف نے ہارا، پھر زیوریف جیت رہے تھے 4-2، پھر 6 پہ پہنچا میچ تو اینکل ٹوسٹ ہو گیا زیوریف کا، اور انہیں میچ فورفٹ کر دیا.
नडाल को भी अच्छा नहीं लगा, उन्हें बड़ी सिंपैथीज दिखाई कि खेल के अगर ये हारते या जीतते होना चाहिए था। मैच का एंड बहुत बुरा हुआ कि ये जख्मी हो गए कि जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव, लेकिन क्या करें, हो सकता है खेल में। और इससे पहले मैचेस भी ज़वेरेव के खासे लंबे हुए थे। और दूसरे सेमीफाइनल में चेलिच और रूड के मैच में चेलिच ने जो क्रोएशियन खिलाड़ी हैं पहले ही 5 सेट का क्वार्टर फाइनल खेला था, जबरदस्त टाइमिंग, और फिर जब वो लंबा हो गया आके फिर से सेमीफाइनल, पहला सेट जीतने के बाद चेलिच जो एक मरतबा यूएस ओपन जीत चुके हैं वो आगे बढ़ नहीं पाए और रूड पहली मरतबा फाइनल में पहुंच गए फ्रेंच ओपन। संडे को नडाल और रूड का फाइनल खेला जा रहा है और नडाल रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो खवातीन का फाइनल था वो बड़ा वन साइडेड साबित हुआ। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी स्वेटेक थी, उनके सामने गॉफ थी और गॉफ ने 18 साल की हैं, यंग हैं, और एक 34 मैच का विनिंग स्ट्रीक लेके स्वेटेक आई थी फाइनल में और 2 सेट में वो आसानी से फाइनल जीत गई फ्रेंच ओपन का। अब अगले सवाल की जाने बात है। पहले शेख फयाज लिखते हैं नाइस एनालिसिस पिछले प्रोग्राम का, उसके बाद ये हैं जनाब सयार लोन शुपियन से, ये लिखते हैं वी हैव सीन सम क्रिकेट प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन लीग्स बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. What does it mean? Does the league lack talent and temperament which one needs in international level or any other reason? लीग का प्रेशर वो नहीं है जो इंटरनेशनल मैच का प्रेशर है, ये आपने कहा, ये सही है कि इंटरनेशनल मैच में बहुत ज्यादा प्रेशर है लीग के मुकाबले। लीग में बहुत चांसेस हैं टू प्ले अगेन एंड अगेन, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इतने चांस नहीं, राउंड रॉबिन नहीं होता, और तो डबल लेग राउंड रॉबिन का तो चांस ही नहीं है। फिर ये जो होता है नॉर्मली, मैंने बारहा का आईपीएल का ले लीजिए, जिस टीम में इंडिया के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंडिया के अनकैप्ड खिलाड़ी सपोर्ट करेंगे वही टीम जीतती है। स्टार्स लेके 10 कोई टीम नहीं जीती आज तक। पहली मरतबा राजस्थान रॉयल्स हमें याद होगा, और बाद में दक्कन चार्जर्स भी याद होंगे कैसे जीत गए, वो केकेआर ने कैसे जीते सुपरस्टार्स के बगैर, अच्छे प्लेयर। तो ये सही है कि टेम्परमेंट एक हाईएस्ट लेवल का चाहिए इंटरनेशनल मैच में या टूर्नामेंट में बनिस्बत के लीग के। और आप कितना भी कह लें, कितने पैसे दे दें किसी लीग में, इसकी क्वालिटी और इसके प्रेशर्स इंटरनेशनल क्रिकेट के बराबर नहीं, बहुत कम होते हैं। चैंपियंस लीग के फाइनल का बहुत अच्छा एनालिसिस था, मुझे लगा कि मैच देख रहा हूँ। ये गाँव मुक्त तालिब इल्म कहते हैं, हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप के बारे में सब कुछ कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो उनका थिंक टैंक था नेहरा और कर्स्टन, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैरी कर्स्टन अक्लेम्ड कोच हैं, नेहरा फर्स्ट रेट बॉलिंग कोच माने जाते हैं, और ये वाजिद गुलजार हैं, बांडीपुरा से कहते हैं। आप सही कह रहे हैं, क्रेडिट शुड गो टू देम ऑल्सो। जैसे फुटबॉल में मैक्सिमम क्रेडिट मैनेजर को जाता है, उसके बाद कैप्टन और प्लेयरों को, परफॉर्मर्स को। हम क्रिकेट में सारा कैप्टन को दे देते हैं और उनको कुछ नहीं देते हैं, नहीं, उनको भी क्रेडिट जाता है। सही कह रहे हैं आप। और आगे आप लिखते हैं कि पैट्रिक ईगर पे आपका जो सेगमेंट था दैट वाज अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच वाजिद गुलजार। दानिश अफाकी कहते हैं योर एनालिसिस वाज अनपैरेलल्ड, टुडेज सेगमेंट ऑन पैट्रिक ईगर वाज सीरियसली प्रेस्टिजियस एंड वेरी गुड। बहुत शुक्र आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब क्रिकेट की बात करते हैं, खासकर जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम प्लेयरों के अलावा कुछ देखते ही नहीं है, लेकिन प्लेयरों के अलावा बहुत कुछ है क्रिकेट में। जैसे पैट्रिक ईगर है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है। अगर हिंदुस्तान में क्रिकेट पॉपुलर है, वो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ने किया है। बाद में टीवी आया वगैरह आए, मीडिया आए, सोशल मीडिया तो बहुत कल की बात है, या बाकी चीजें। तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जब मैंने राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट थे बोर्ड के, उनसे बात की, कई और लोगों से बात की जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, गांगुली से बात की, तो सब ने एक्नॉलेज किया कि ऑल इंडिया रेडियो का नुमायां रोल है इंडिया में क्रिकेट को पॉपुलर करने में। वैसे बहुत से लोग हैं बिहाइंड द सीन जिनकी वजह से क्रिकेट की गेम पॉपुलर होती है और इतना मजा आता है आपको देखने में। हर एक कंट्रीब्यूट करता है टू मेक अ स्पोर्टिंग इवेंट सक्सेसफुल। अगर थोड़ी सी खामी हो जाए, जैसे चैंपियंस लीग के फाइनल में की फ्रांस ने, तो जिससे हम कहें कि गंद मच जाता है, टिकट वाले बाहर रह जाते हैं, 2500 लोग फेक टिकट्स लेके अंदर आ जाते हैं, और जो टिकट वाले हैं उन पर पेपर गन से फायरिंग होती है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टूर्नामेंट बड़ी साइंटिफिक है। इवन आज स्टेडियम बनाना, स्टैंड्स बनाने,
اس کی لوکیشن, ہوا آنی, جانا, رہنا, دیکھنا, سب ایک سائنس ہے جس پہ الگ الگ قسم کے لوگ کام کرتے ہیں ٹوٹلی, وہ اسی کے پروفیشنل ہیں. کوئی اسٹیڈیم کی سیٹنگ کا ہے, کوئی لائٹنگ کا ہے, کوئی اس میں راستے جو ہیں ان میں سے آپ کو کیسے جانا ہے اگر بھیڑ ہو جائے, بھیڑ کو کنٹرول کرنے کا ہے, باقی چیزوں کی آرگنائزیشن کا ہے. ایک الگ سسٹم ہے اسٹیڈیم میں, وہ بھی ایک سائنس ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم, اور اس ہفتے کا سوال آپ کے سامنے. پچھلی مرتبہ آپ نے اسپاٹ دا بال دیکھا تھا اور اس پہ جواب دیا تھا. اس بار آپ آواز سنیں گے. آج کا سوال, یہ آواز آپ سنیں گے, اسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور بتائیں گے یہ کون ہے, یہ کہاں کا ہے, کس کھیل سے وابستہ ہے. 3 ایرو کے بعد ہم لوگ 1 پوائنٹ سے آگے تھا, لیکن پھر بھی لاسٹ ایرو میں ہم لوگ 9-9-8 مار دیا, تو وہ لوگ بھی 9-9-8 مارنے سے وہ 1 پوائنٹ سے جیت جاتا, تو وہ لوگ 9-9-9 مار دیا لاسٹ ایرو. اس لیے ہم لوگ یہ ایرو مارا ہے تو لگنے کا ہی لگ میں ہے, تو ہم لوگ کا لگ میں نہیں تھا کہ آج جیتے. آپ ہمیں بتائیں کھلاڑی کون سا ہے, کس کھیل سے تعلق رکھتا ہے, کہاں کا ہے. اب پچھلے ہفتے کے ونر کی باری آتی ہے. دیکھیے ہمارے پاس جو صحیح جواب دینے والے ہیں 6 کے 6 وہ ہیں جو ونر رہ چکے ہیں, کئی مرتبہ کامیاب رہے, اور جن نے کئی مرتبہ جیتا ہے ہر بار اٹمپٹ کرتے ہیں. اس لیے کے ایم ایس کوئز کے آج کے ونر ہمارے اشتیاق مانی, چھٹی بانڈی بانڈی پورا سے. بہت بہت مبارکی کے بارے میں اشتیاق مانی, آپ ایک مرتبہ پھر ونر ہوئے. اور یہ ہم 6 نام ڈال دیتے ہیں ایک جگہ, پھر ڈراف لاٹ سے اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا یہ باعث رہے اس میں. دونوں ٹیموں کی بیٹنگ خاص نہیں چلی ہے, ایک 2 بیٹسمین چلے ہیں, بالرز نے ڈومینیٹ کیا ہے. وکٹ میں موومنٹ تھی, اتنا بھی ڈینجرس وکٹ نہیں تھا, لیکن بیٹسمین ایڈجسٹ نہیں کر پائے کنڈیشنز میں. ہو سکتا ہے دوسرے ٹیسٹ میں بیٹر ایڈجسٹ کریں. کریڈٹ گوز ٹو بالرز, یہ تعریف کرنی ہوگی. اس کا نتیجہ نکلا, رن بنے دوسری میں تھوڑے بہت, لیکن بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی اور بیٹسمین کو کسے رکھا. If New Zealand has lot to think, England also doesn't have less to think. کیونکہ ان 2 ٹیسٹ کے بعد انڈیا کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ ہے, اور انڈیا کی بالنگ کیا اس بیٹنگ کو انگلینڈ کی ٹکنے دے گی, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور وہاں بھی بیٹل آف بالرز ہی ہونی ہے. جاتے جاتے پھر فٹ بال کی بات. اس کا ٹرانسفرز کا دور ہے یورپین فٹ بال میں, زبردست طریقے سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں, کلب چینج ہو رہے ہیں. لیکن ایک کلب سڈنلی جو دنیا کا بیسٹ کلب نظر آ رہا تھا صرف 10 دن پہلے از ان کمپلیٹ ٹرموائل, وہ ہے لیورپول. 1 پوائنٹ سے ای پی ایل نہیں جیتا, اچھا کھیل کے اسٹریٹجیکلی فیل ہو گئے, اور فائنل ہارا چیمپئنز لیگ کا. اور آج سادیو مانے تو چلے جا رہے ہیں, جرمنی جائیں گے موسٹ لائکلی. اور جب پتا چلا کہ سادیو مانے سے زیادہ ہفتے کی جو فیس تھی وہ دی جا رہی تھی ان پلیئروں کو جو کبھی 11 میں آ ہی نہیں رہے تھے, تو حیرانی بھی ہوئی. اور ایک اور کھلاڑی جس کا نام برابر جڑا ہوا ہے پچھلے 5-7 سال سے لیورپول کے ساتھ, اور ان کی کامیابی کے ساتھ, محمد صلاح بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور موسٹ لائکلی مینچسٹر سٹی ان کو لینے کو تیار ہے. تو یورگن کلوپ جو مینیجر بڑے اچھے تھے, بڑے دل سے پلیئروں کو چاہتے تھے اور سکھاتے تھے اور ٹیم کو آگے بڑھاتے تھے, لیکن سڈنلی ان کے اور مینجمنٹ کے درمیان گیپ نظر آ رہا ہے. کلب کی مینجمنٹ پلیئرز کو بیچنے کو تیار ہے, ٹرانسفر کے لیے تیار ہے, اور کلب کو اب ایک نئی ٹیم تیار کرنی ہوگی. پچھلے 5 سال سے انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے بائی اینڈ لارج انگلینڈ کے فٹ بال کو سٹی کے ساتھ. اب ان کو بہت کچھ نیا سوچنا ہوگا. لوکل لیول پہ یہاں ٹورنامنٹ جاری ہیں, لوگ کھیل رہے ہیں, کرکٹ بہت زیادہ کھیلی جا رہی ہے اور لگاتار کھیلی جا رہی ہے. ہر روز کہیں نہ کہیں فائنل ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا اس کرکٹ سے ہم وہ پلیئر پیدا کر پاتے ہیں جو نیشنل لیول پہ کمپیٹ کریں, یہ سوچنے کی بات ہے. مزہ آتا ہے کھیلنے میں, تفریح ہے, بہت اچھا ہے, لیکن کیا کلاس ایکٹ ہیں یہ میچز؟ ویری ڈاؤٹ فل. خدا حافظ.